नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, आज मैं बायोंसी की एक वीडियो फिर से बनाने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट के कमेंट और डिमांड के बाद मैंने सोचा कि बायोंसी को एक बार फिर से पढ़ा दूँ और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ एक बार आपको बायोंसी चैप्टर समझा दूँ। एक दो कमेंट के साथ मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। अमृता कुमारी और नेहा कुमारी ने बोला कि बायोंसी पर एक वीडियो अलग से बना देने, तो दोस्तों मैं उनके डिमांड के अनुसार एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस बार वीडियो को बहुत अच्छे और डिटेल से समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों देखिए, एक फ़ोटो आपके सामने दिख रहा है। मैंने यहाँ से बायोंसी की शुरुआत करने सही समझा तो सर एक लिक्विड का लेयर दिख रहा है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को डुबाते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन ये सरफेस के ऊपर दिख रहा है। इसमें आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि नीचे की ओर से बायोंसी फोर्स, जबकि ऊपर की ओर से आपको mg यानी कि गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसमें लिखा हुआ है वो ऊपर से नीचे की ओर ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, जबकि नीचे से बायोंसी फोर्स उस पर लग रहा है। अर्थात कहना क्या चाहते हैं दोस्तों कि अगर कोई वस्तु को द्रव में डुबाया जाए तो द्रव्य ऊपर की ओर एक बल लगाता है जो वस्तु को डूबने नहीं देता है। मतलब द्रव चाहता है कि हम जो वस्तु मेरे नीचे आ रहा है हम उसको ऊपर की ओर ढकेले, और वह एक फोर्स लगाता है जिसको हम बायोंसी फोर्स कहते हैं। जबकि ऊपर की ओर से जो फोर्स वस्तु लगा वो हमारा एज यूजुअल गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी फोर्स यानी mg होता है। अगर m मास का कोई वस्तु है तो वह लिक्विड के नीचे mg फोर्स लगाता है। चलिए दोस्तों, अब बहुत अच्छे और डिटेल से इसको हम समझते हैं। दोस्तों, उत्प्लावकता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस कारण वह वस्तु उस द्रव में तैरती है। अगर बायोंसी के बारे में पूछा जाए यानी उत्प्लावकता के बारे में पूछा जाए तो किसी वस्तु का उत्प्लावकता वह गुण होता है, वह नेचर होता है जिस कारण कोई वस्तु पानी में तैरती है। वस्तु पानी में तैरती है। सर एक वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज ने ये सारे सिद्धांत दिए थे कि वस्तु पानी में कैसे तैरता है, क्या कारण है कि पानी में वस्तु कभी आधा कभी नीचे कभी पूरा ऊपर रहता है। तो सर आर्किमिडीज बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उन्होंने क्या देखा कि जब एक टब में, एक बहुत बड़े से तालाब में वो पानी जहाँ पे पानी भरा हुआ था, उन्होंने क्या किया कि एक केला का तना और एक भारी काष्ठ वाला साल वृक्ष का तना ले आया और एक बार केले के तना को पानी में डुबाया और एक बार साल वृक्ष के तना को पानी में डुबाया। तो उन्होंने देखा क्या कि चूँकि जो भारी काष्ठ वाला था यानी जिसको भारी वजन वाला था वह पानी में डूब गया, जबकि केला का तना पानी में तैर रहा है। उन्हें आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने क्या किया, एक बार अंडा, एक बार नींबू, एक बार गेंद, अलग अलग चीज़ों को पानी में डुबा के देखते रहे और वो कुछ ऐसे निष्कर्ष पे पहुँचे कि वो बोलना चाह रहे थे कि जो पानी में वस्तु है वह किस कारण से तैरती है और किस कारण से डूब जाती है। तो वो बोल रहे थे कि अरे ऐसा तो क्यों नहीं हो रहा है कि हमने जो वस्तु को पानी में डुबाया तो इसके भार में कुछ कमी आ रही है। इन्होंने क्या किया था, जब केला के लकड़ी पे आपने एक ऊपर से दबाव डाला तो उन्हें फील हुआ कि लकड़ी ऊपर उछल रही है, जिसको उछाल बोला। और इसका मतलब कि नीचे से कोई ऐसा चीज़ है जो ऊपर ढकेल रहा है। आप अगर एक नींबू को एक गिलास पानी में डाल दो और देखो कि अगर उसको आप देखोगे तो वो तैरता होगा, लेकिन अगर हल्का सा फिंगर दबाओगे तो लगेगा जैसे नींबू को कोई नीचे से ऊपर ढकेल रहा है। मतलब एक ऐसा तो फोर्स लग रहा है सर, एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो इसको डूबने नहीं दे रहा है, इस पे भी वो फोर्स लग रहा है लेकिन ये डूब गया। इसका मतलब क्या था सर कि हमने जो ऊपर से फोर्स लगाया था या इस वस्तु को ऊपर से जो नीचे की ओर फोर्स लगा था, अगर ये फोर्स ज़्यादा हो गया इस फोर्स से तो ये पानी में डूब जाएगा।
आपको हम बहुत आसान और बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बताएंगे, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। होता क्या है दोस्तों कि हमने बोला उत्प्लावकता, तो पानी में तैरना उत्प्लावकता है। और उत्प्लावन बल क्या होता है कि कोई वस्तु पानी में तैर रहा है उसका रीजन उत्प्लावन बल है। मतलब क्या कि सर यह एक वस्तु है, मान लो कि पानी में चल रहा एक नाव है, ये एक नाव है, ये एक नाव है जो पानी में तैर रहा है। होता क्या था सर कि इस पे पृथ्वी जो है वो नीचे की ओर एक बल लगाई जिसको बोलते हैं हम गुरुत्व बल, और गुरुत्व बल होता है mg। एक नीचे की ओर mg लगा, लेकिन इस पानी का एक अपना दबाव होता है और एक अपना नेचर यानी गुण होता है, और इस पानी के द्वारा भी ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जो वस्तु को बोलती है कि नहीं हम तुमको अपने नीचे नहीं डूबने देंगे। और जब ऊपर की ओर जो बल लग रहा है उसको काउंटर करने के लिए नीचे से भी एक बल लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोंसी फोर्स Fb। बायोंसी फोर्स Fb। तो होता क्या था दोस्तों कि हमने बोला था पिछले क्लास में कि कौन वस्तु डूब जाती है, तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल से हम पहला एग्जाम्पल बताएंगे। उससे पहले देखेंगे कि आर्किमिडीज के एक और सिद्धांत थे। वो सिद्धांत क्या था सर कि जल में जो डूबी हुई वस्तु है वो एक सिद्धांत से पता किए क्या उन्होंने क्या किया सर कि एक 10 केजी का गेंद लिया और यहाँ पे उसको एक सिरे से लेके और एक मापने वाली मशीन को, जिसमें मान लीजिए 5 केजी, 10 केजी, 15, 20 केजी, 30 केजी, 50 केजी इस तरह था। इसने एक गेंद जिसका वजन 30 केजी था, इसको धीरे धीरे आधा पानी में डुबा दिया। आधा पानी में जैसे ही डुबाया सर देखा क्या कि एक नली बनाई हुई थी, उन्होंने एक कैतली के आकार की नली बनाई हुई थी उन्होंने। और देखा क्या सर उन्होंने कि जो जल था ये इतना पानी में गिर गया, ये पानी बाहर हो गया। जैसे ही उन्होंने एक वस्तु जिसका नाप के देखा कि ये 30 केजी है, सर 30 केजी का पानी उन्होंने मात्र 10 केजी नीचे डुबाया, और अभी देख रहे हैं कि वो 10 केजी नीचे डूबा हुआ है। और यह पानी जितना निकला इसको उन्होंने वेट किया, और इस पानी का उन्होंने एक नीचे तराजू पे रखा और मेजर किया तो सर इसका वजन भी उसको 10 केजी निकल गया। आर्किमिडीज साहब ठनक गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। तो वो बार बार अब क्या करने लगे कि पानी को पहले 10 केजी डुबाया, फिर 20 केजी डुबाया, अरे एक बार पूरा का पूरा पानी में ही डुबा दिया। वो जब भी डुबाते थे उतना पानी बाहर आ जाता था, कभी 10, कभी 20, कभी 30। फाइनली वो निष्कर्ष पे क्या पहुँचे कि अगर किसी वस्तु को पानी में डुबाया गया है तो वह वस्तु अपने पानी में डूबे हुए भार के बराबर विस्थापित करता है जल को, यानी कि डिस्प्लेस करता है वाटर, यानी विस्थापित कितना, जितना वह पानी में डूबा हुआ है। तो होता क्या था सर अब वो जब देखते थे कि हम पानी में जैसे ही डुबाए, हमने इस वस्तु को नाप के रखा था कि इसका वजन पहले से हमने नाप के रखा था और हमको मीटर में शो कर रहा था सर 30 केजी, और जैसे ही हमने पानी में डुबाया अब मीटर में शो कर रहा है 20 केजी। अरे यार ये 10 केजी क्यों कम दिख रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट तो मेरा 30 केजी का था, 20 केजी क्यों शो कर रहा है। आर्किमिडीज साहब जब नाप के देखते हैं तो कुछ उन्हें लग रहा है कि ऐसा क्या नियम है, ऐसा क्या हो रहा है कि यह 30 केजी का जो ऑब्जेक्ट है वह 20 केजी दिख रहा है। कब? जब हमारा
पानी में 10 केजी डूबा है और 20 केजी पानी के ऊपर है, इतना पार्ट डुबा दिए जो 10 केजी पानी के नीचे है, क्योंकि इस पानी का वजन हमने नापा 10 केजी था। तो वो दोनों काम कर दिए, विस्थापित जल और अंदर डूबा हुआ पार्ट। तो जितना उनको कमी नज़र आ रहा था उतना ही विस्थापित पानी का वेट नज़र आ रहा था। कहने का साफ साफ मतलब था सर कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर वो पानी में जितना डुबाए उतना पानी वो डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब कि यह आभासी कमी आ गई। किसमें? भार में। भार में आभासी कमी आ गई सर। कितना कमी आ गई? जितना डूबा हुआ था, जितना डूबा हुआ था। इन्होंने क्या किया, मशीन को हटा के पूरा का पूरा डुबा दिया और देखा कि अब ये पानी जो था वो 30 केजी था, और वस्तु जब पूरा डूब गया तो मतलब पूरा का पूरा आभासी कमी है। जितना विस्थापित जल उतना आभासी कमी। तो एक निष्कर्ष तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं सर, क्या कि विस्थापित जल, आर्किमिडीज ने बोला कि जितना विस्थापित जल था द्रव्य उतना आभासी कमी किसमें? भार में, वस्तु के भार में। तो एक पॉइंट तो निकल गया। अब हमने बोल रहे थे सर क्या कि जैसे ही हम इस वस्तु को नीचे डुबाते हैं तो एक ऊपर से नीचे की ओर mg लगता है, नीचे से ऊपर की ओर बायोंसी फोर्स लगता है -mg, क्योंकि नीचे से ऊपर लगाएंगे तो g निगेटिव -mg। मान लो कि ऑब्जेक्ट का वजन m1 था और लिक्विड का वजन m2 था, तो कौन सा लिक्विड सर? ये वस्तु के द्वारा हटाया गया जो लिक्विड था उसका वजन m2 था और उतना ही बायोंट फोर्स उस पर लगा। तो उन्होंने और एक निष्कर्ष बोला कि ना, उत्प्लावन बल जो है, बायोंट फोर्स जो है वह भी बराबर होता है इसके बराबर, किसके? आभासी कमी या विस्थापित द्रव्य के। तो ये 3 पॉइंट को उन्होंने बोला कि ना तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। जितना कमी उतना आपको उत्प्लावन बल। तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम आपको अब एक नया चीज़ बता रहे हैं और वह चीज़ से आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। तो सर हमने क्या बोला कि हमने एक ऑब्जेक्ट को पानी में डुबा दिया इतना। सर ऑब्जेक्ट का प्रारंभिक वजन हम मान लेते हैं 50 केजी और पानी में डूबा था सर कितना? 10 केजी। तो आपको 10 केजी पानी हम निकाल देते हैं। ठीक है, आपको 10 केजी पानी विस्थापित हो गया। तो विस्थापित द्रव्य जितना था उतना ही तो आपको कमी आया। तो आपको हमने एक फॉर्मूला बोला, क्या सर? पहले उससे पहले कि सर आपको बोला कि एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर mg, एक फोर्स लग रहा है बायोंट फोर्स -mg। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास टोटल m1 और इसका मास m2 है तो हमने बोला कि भार में आभासी बल में कमी, आभासी बल इक्वल टू मतलब कितना अब एक्चुअल बल लग रहा है। तो हम ऊपर से लगा रहे थे गुरुत्व बल, अगर उसमें से नीचे से जो बल लगाए उत्प्लावन बल वह घटा दे। सर ऊपर से लगाए हम mg, नीचे से लगाए -mg, अगर इसमें से यह फोर्स घटा दे तो जितना घटाएंगे उतना ही डूबेगा। तो हमने बोला कि भार में आभासी कमी यानी बल में तो mg बल है, टोटल मास मान लो mg नया था, गुरुत्व बल में हम m1g -m2g, सर g कॉमन ले लो। m1 कितना था सर? 50 केजी और m2 कितना था? 10 केजी। g कॉमन ले लिया, कैपिटल M इंटू जी। तो ये हो गया सर आपको 40 केजी। तो नया जो मास निकला सर, m जो निकला नया कैपिटल M, वह निकल गया सर 40 केजी। यहाँ से कहने का क्या मतलब था सर कि जितना पानी में डूबा अगर उस टोटल में से उसको हम घटा दे तो पानी के ऊपर जो रहेगा वही ना मेरा mg का पार्ट बचेगा। अब कहने का साफ मतलब था कि जो आभासी भार अब बचेगा उस वस्तु के पास कितना? 40 केजी। ठीक है,
तो अब कोई वस्तु पानी में कैसे डूबता है, कैसे तैरता है, उस पर हम चर्चा करते हैं इसी फॉर्मूले से, और आपको अब ये आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों कोई वस्तु पानी में कब पूरा का पूरा डूब जाता है, कब पानी के बीच में तैरता है और कब पानी के ऊपर सरफेस पे तैरता है, हम आपको इसका अब डिटेल से फिर से एक बार बता देते हैं, क्योंकि यहीं पे सबको कन्फ्यूजन होता है। तो सर हमने क्या बोला था कि जब भी किसी वस्तु पे आपको पानी में डुबाओ तो ऊपर से एक बल लगता है, जिसको बोला हमने गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर, और नीचे से एक फोर्स लगता है बायोएंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। तो अगर दोस्तों पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, तो पहले नंबर की चर्चा करें दोस्तों। अगर वस्तु पे जो गुरुत्व बल लग रहा है वह बढ़ जाए किससे, उत्प्लावन बल से, तो वस्तु डूब जाएगी। कैसे, तो देखिए सर कि हमने क्या कहा कि सर एक वस्तु थी, अगर ऊपर से हम इस पे ज़्यादा बल लगाते हैं और नीचे से कम बल लगाते हैं तो कौन बल ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आपने क्या कहा सर कि एक आदमी है और बीच में एक टेबल है, नहीं एक आदमी नहीं, हम आपको बोल रहे हैं कि एक आदमी इस साइड है, एक आदमी इस साइड है, और बीच में वह एक रस्सी को पकड़े हुए है। सर इसने फोर्स लगा दिया मान लो कि 10 न्यूटन का, इसने लगा दिया 5 न्यूटन का। आप बताओ कि रस्सी कौन खींचने में सक्सेसफुल रहेगा। तो रस्सी सर ये अपनी ओर खींच लेगा क्योंकि इसके फोर्स ज़्यादा है। अगर मान लो कि मैंने गुरुत्व फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, बायोएंट फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो यह जो mg लगा ऊपर से नीचे की ओर यह ज़्यादा है, तो वाजिब बात है कि नीचे के फोर्स कम होने के कारण इस पर ज़्यादा आपको क्या कहते हैं दबाव डालेगा और वो नीचे की ओर आ जाएगा, और नीचे बायोएंट फोर्स कम होने के कारण वह जाके सरफेस पे बैठ जाएगा। कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। तो आपको हम अब बोलते हैं क्या कि सर गुरुत्व बल होता है वस्तु का भार। अब देखो गुरुत्व बल क्या हो गया सर, गुरुत्व बल बराबर होता है सर वस्तु का भार गुना ग्रेविटी। उत्प्लावन बल होता है क्या सर, उत्प्लावन बल होता है सर, हमने उत्प्लावन बल बोला कि जितना पानी हमने विस्थापित किया, अभी हमने बोला था कि विस्थापित जल बराबर होता है उत्प्लावन बल के। ये तुरंत हमने बताया कि जो बायोएंट फोर्स इस पे लग रहा था किसी वस्तु पे, वह वस्तु जितना पानी में डूबा है उतना वह लिक्विड बाहर करेगा और उतना ही उस पर बायोएंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल लगेगा। तो क्या होता है सर, विस्थापित द्रव्य का भार गुना ग्रेविटी। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों इतना समझने में? हमने वस्तु के भार को m1 और विस्थापित द्रव्य के भार को m2 मान लिया, तो m1g ग्रेटर देन m2g, ये कट गया, m1 ग्रेटर देन m2। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकल गया अब हमको कि अगर किसी वस्तु का गुरुत्व बल ऊपर से नीचे की ओर लगाया गया बल ज़्यादा है तो वाजिब बात है वो वस्तु को नीचे की ओर धक्का मार के बैठा देगा, क्योंकि नीचे से काउंटर फोर्स कम लग रहा है तो वह बेटा नीचे की ओर आएगा। और यह गुरुत्व बल हमेशा उत्प्लावन बल से ज़्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन में वस्तु नीचे, चूंकि ऊपर से नीचे दबाव ज़्यादा है तो वाजिब बात है कि वह नीचे की ओर आएगा हमेशा, क्योंकि नीचे से ऊपर धक्का मारने वाला फोर्स कम है।
अगर हमने क्या कहा कि यह 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था और यह 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तो वाजिब बात है कि यह फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो इस रस्सी को अपने तरफ खींचने में सक्सेसफुल रहेगा। जिस तरह गुरुत्व बल इसको नीचे धक्का मारने में जो ज़्यादा था वो नीचे बैठाने में तुम पे हावी हो जाएगा। अरे हम 10 केजी के हैं, तुम 2 केजी का हो, एक लप पर मारेंगे उड़ के फेंक जाओगे। काहे? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा मास है। ज़्यादा मास मतलब अगर वस्तु का भार ज़्यादा हो, वस्तु का भार ज़्यादा हो हटाए गए पानी से, तो वह वस्तु पानी में डूब जाएगी। यानी हमने बोला कि अगर m1 ज़्यादा हो m2 से, और m2 क्या है? m1 क्या है सर? वस्तु का भार। m2 है विस्थापित द्रव्य का भार। अगर m1 ज़्यादा है m2 से तो सर वह पानी में डूब जाएगी। अब क्या करते हैं सर, हम इसी केस को फिर से चलते हैं। हमने क्या किया सर कि एक और आदमी को लगा दिया यहाँ पे, जिसका पास था 5 न्यूटन का फोर्स। इस आदमी ने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? रस्सी सर ना यह खींच पाएगा ना यह खींच पाएगा। रस्सी एकदम स्ट्रेट बीच में सीध में रहेगी, एकदम बीच में रहेगी। अगर सर गुरुत्व बल भी बराबर हो जाए उत्प्लावन बल के, यानी इसका गुरुत्व बल m1g, इसका m2g, अगर यह g कट दो, अगर m1 बराबर हो जाए m2 के, मतलब वस्तु का भार बराबर हो जाए विस्थापित द्रव्य के भार के, तो यह m2 बोल दो, यह m2 बोल दो, यह m2 बोल दो, यह m1 है वस्तु का भार, m1। कोई दिक्कत? तो m1 बराबर हो जाए m2 के, तो सर ऊपर से हमने एक फोर्स लगा दिया, क्या? mg, और इसको काउंटर करने के लिए नीचे से भी एक फोर्स लगा दिया mg। हम एक एग्जाम्पल फोर्स में बताए थे सर कि अगर एक आदमी एक दीवार को इधर से धक्का मार रहा है, एक आदमी इधर से धक्का मार रहा है, अगर दोनों समान फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार का चू भी नहीं बांका होगा, क्योंकि दोनों बराबर फोर्स है। न्यूटन्स कहता है कि बराबर और इक्वल फोर्स अपोजिट हो तो एक दूसरे को काउंटर करते हैं, यानी एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अब यह फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, m1 m2 कर दो। यह फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। इसी बैलेंस फोर्स के कारण बच्चा वस्तु कहीं बीच में, इन दोनों फोर्स के बीच में आकर अटक गया। यही फोर्स है सर गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल। यही फोर्स के कारण यह दोनों बीच में वस्तु अटक गया, और यही फोर्स से हम निकालते हैं m1 बराबर m2। गुरुत्व बल उत्प्लावन बल के बराबर है। अगर सर हमने उत्प्लावन बल बढ़ा दिया, हमने अब क्या किया कि इसको अब बेचारा इस आदमी को हटा के एगो 5 न्यूटन वाले आदमी को लगा दिया। अब वस्तु किधर जाएगी? अब यह बंदा रस्सी को खींचने में सक्सेसफुल होगा। तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है सर कि अब यह ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो यह कम है, तो रस्सी इसके तरफ चला जाएगा। इस बेटा को खींचते खींचते लेके एकदम रस्सी कूद के खेल में चला जाएगा। अब हम यही तो कहना चाह रहे हैं सर, इसको मिटा रहे हैं जगह की कमी के कारण। हम तो यही बोल रहे बकलोलवा, सुनो कि अगर हम ऊपर से फोर्स लगाए बच्चा, हम 5 न्यूटन दबाव दे रहे हैं और ये 10 न्यूटन से ऊपर धक्का मार रहा है। 5 न्यूटन ऊपर से दबाव मार रहा है, या 10 न्यूटन धक्का मार रहा है, तो क्या होगा सर? सर धक्का मारेगा तो धक्का मार के ऊपर पहुंचा देंगे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा दम है। अरे बेटा तू आ लड़, हम मार के धक्का तेरे को ठेल देंगे बे। काहे कि तुम कमज़ोर है। अरे हम एक बड़ा आदमी, एक बच्चा है, हमसे लड़ने जीतेगा बे? काहे जीतेगा? हमको 5 न्यूटन का फोर्स मार रहा है, हम एक बार 10 न्यूटन का मारे, फूक मारे उड़ गया। अरे फूक मार के उड़ा दिए, क्यों? क्योंकि इसका पास ज़्यादा बल था। इस ज़्यादा बल होने के कारण यह ऊपर 5 न्यूटन को काउंटर कर दिया और ऊपर चला गया। 5 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, हिल गया सर, इस सारा वस्तु को लेके ऊपर पहुंच गया। तो इस केस में अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा हो जाए गुरुत्व बल से, उत्प्लावन बल ज़्यादा हो जाए गुरुत्व बल से, मतलब कि विस्थापित द्रव्य का भार ज़्यादा हो जाए अगर वस्तु के भार से, तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि वस्तु ऊपर ही रहेगी, तैरेगी, वस्तु ऊपर तैरेगी। तो किसी वस्तु का अगर ऊपर तैरना है तो सर उसके उत्प्लावन बल को ऑलवेज ज़्यादा होना होगा। उत्प्लावन बल को ज़्यादा होना होगा, विस्थापित द्रव्य को ज़्यादा होना होगा।
इसी तरह तो हमने बोला कि सर कि अगर आपने एक गिलास लिया, उसमें लिक्विड भर दिया, हम बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल करो, आप एक नींबू ले लो और पानी में डाल दो, वह तैरेगी। आप उसको जोर से उंगली मारो तो भी वह नहीं तैरेगी, मतलब सॉरी, तो भी वह तैरेगी। अब क्या हो रहा है इस दोनों केस में सर, नींबू के ऊपर से जो mg लग रहा है ना वह बहुत कम है, नीचे से जो M2G लग रहा है, वो विस्थापित द्रव्य, वह ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इस कारण से वह तैरता है। आपको हमने जहाज वाला एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि अब सर होता क्या था कि पानी में कोई भी नाव और कैसे तैरती है। तो होता क्या है सर कि पानी में जो नाव अगर चल रही है, पानी में जो नाव चल रही है सर, पानी में जो नाव चल रही है, यह क्या करती है, अपनी विशेष आकृति के कारण ज़्यादा मात्रा में पानी विस्थापित करती है। अगर नाव का वजन है 100 kg तो यह बच्चा 130 kg पानी गिरा दिया, 130 kg M2 है, वह ज़्यादा हो गया है M1 से, तो वह तैरेगा। यह तो हम अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता दिए। इसमें आपको सर अब उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, उसके 2 पॉइंट हैं और वो पॉइंट हम आपको बताते हैं। अब लास्ट पॉइंट है सर कि उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है और उत्प्लावन बल कैसे कैसे काम करता है। तो चलिए देखिए, हम बोल रहे सर कि उत्प्लावन बल 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। प्लावन बल, उत्प्लावन बल 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला द्रव्य का घनत्व, द्रव्य का घनत्व, दूसरा वस्तु का आयतन। ठीक है, होता क्या था सर कि एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि शुद्ध जल में तैरना कठिन है, शुद्ध जल में तैरना कठिन है, या नदी दे दो, शुद्ध जल से ज़्यादा कभी कभी नदी दे देता है, शुद्ध जल नहीं नदी ही दे दो। नदी में तैरना कठिन है जबकि समुद्र में आसान, जबकि समुद्र में आसान। पूछा जाता है क्यों, क्या रीजन दे सकते हो। तो होता क्या है सर कि हमने जब द्रव का घनत्व पढ़ाया तो हमने बोला कि घनत्व बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। अब नदी और समुद्र के जल की बात की जाए तो नदी का जल होता है सर शुद्ध, नदी का जल होता है शुद्ध और समुद्र में होता है सोडियम क्लोराइड का मिश्रण। अब इस जल में हमने नमक मिला दिया, इससे इसका मास बढ़ गया, मास बढ़ जाने से डेंसिटी बढ़ गया, और जब डेंसिटी ज़्यादा होगा तो लिख लीजिएगा डेंसिटी ज़्यादा तो लगने वाला उत्प्लावन बल यानी बायोएंट फोर्स ज़्यादा, बायोएंट फोर्स ज़्यादा। तो अब हो क्या गया सर कि अगर कोई वस्तु, जगह है क्या, हाँ यहाँ पर है, अगर कोई वस्तु को हमने द्रव में डुबा दिया, अरे यार कितना सारा मार्कर है, एकदम नॉर्मल सा पूरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर किसी वस्तु को दोस्तों हमने द्रव में डुबा दिया, अब इस वस्तु को द्रव में डुबाने के बाद हमने देखा कि यह समुद्र है और इसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो सर इस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल बायोएंट फोर्स है वह क्या है सर, ज़्यादा। तो वस्तु को ऊपर की ओर ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा, अरे ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा, बोलो हाँ हाँ, तो ढकेलेगा सर, तो ढकेलेगा तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसीलिए जब आदमी इसमें तैरता है ना, समुंदर में आदमी तैरता है हाथ पैर मार के, तो क्या होता है, इस पे लगने वाला जो धक्का मारने वाला फोर्स है नीचे से ऊपर की ओर ज़्यादा होता है, इसलिए बेचारा आसानी से तैर लेता है, डूबने नहीं देता है। आपको तुर्की का वान झील याद होगा, वहाँ पे आदमी एकदम लेट जाता है समंदर में, इतना क्योंकि वहाँ पे सोडियम क्लोराइड बहुत 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 मात्रा में ज़्यादा घुला हुआ है, नमकीन ही नहीं ओवर नमकीन है, ओवर नमकीन है समंदर में नहा के, और भी समझ गए होंगे। तो ओवर नमकीन होने के कारण वहाँ के एकदम आराम से लेटे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों अब इसमें आते हैं वस्तु के आयतन के बारे में। हम बोल रहे थे क्या कि सर अगर M1 ज़्यादा हो M2 के, यानी कि वस्तु का भार ज़्यादा हो विस्थापित द्रव से,
तो वह डूब जाएगी, वह पानी में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि अगर गुरुत्व बल ऊपर से लगने वाला बल ज़्यादा है उत्प्लावन बल से, इसीलिए ज़्यादा होता है मास m1 m2 से। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट अब है नहीं। तो अगर वस्तु का सर आयतन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आयतन होगा, जितना ज़्यादा आयतन होगा सर उतना ज़्यादा पानी विस्थापित करेगा, और विस्थापित पानी करने के वजह से m2 ज़्यादा हो गया, तो वस्तु क्या होगा सर? ऊपर तैरेगी। यानी कि सर आयतन ज़्यादा तो वस्तु तैरेगी, आयतन ज़्यादा तो उत्प्लावन बल ज़्यादा, दोनों केस में बल का घनत्व ज़्यादा, आयतन ज़्यादा तो वस्तु तैरेगी, मतलब उत्प्लावन बल ज़्यादा। हम डायरेक्ट उत्प्लावन बल लिख देते हैं। हमेशा याद रखना कि उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा तो वस्तु तैरेगी, क्योंकि उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर धक्का मारने वाला फोर्स होता है और ग्रेविटी ऊपर से नीचे। तो ग्रेविटी ज़्यादा होगा तो वस्तु को बैठा देगा, और अगर बायोएंट फोर्स ज़्यादा होगा तो वस्तु को उठा देगा। दोनों बराबर होगा तो वस्तु को बीच में लटका देगा। एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्लियर कि अगर दोनों बराबर हो, हम बीच में लटका दिए, हम ज़्यादा तो तुमको मार के उड़ा दिए, तुम ज़्यादा तो मार के हमको उड़ा दो। तो सब चीज़ डिपेंड करता है फोर्स पे, और मास वहीं से आया है सर, द्रव्यमान नहीं, वेट यहीं से आया है, वस्तु का भार। अब इतना ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है दोस्तों। अब इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो पे फिर से कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर इसमें कुछ पॉइंट ऐसा है जो छूटा हो, देख लेते हैं। छूटा कुछ नहीं है, बशर्ते इतना चीज़ बोला गया है कि आयतन और घनत्व पे डिपेंड करता है, तो आयतन गुना घनत्व गुना ग्रेविटी कर दो, तो यही तो आयतन और घनत्व पे डिपेंड करता है। इसीलिए तो हमने बोला कि विस्थापित द्रव्य का जो भार होगा ना, विस्थापित द्रव्य का, वह इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। आयतन बढ़ने पे विस्थापित द्रव्य बढ़ेगा, यानी उत्प्लावन बल बढ़ेगा। विस्थापित द्रव्य बढ़ना मतलब उत्प्लावन बल बढ़ना। ठीक है, हाँ। धन्यवाद दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही।